ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के तहत उपनिवेशवाद के विविध चरणों पर चर्चा कर रहे थे, जिनमें से दो चरण पे चर्चा कर चुके थे। तीसरे चरण पर भी कुछ देर हम लोग चर्चा किए थे या कर चुके थे कहिए, लेकिन संयोग से तीसरे चरण में कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए हम लोग तीसरे चरण तृतीय चरण से दोबारा देख लेते हैं। और आप देखेंगे कि जो बता रहे होंगे कि द्वितीय चरण में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई और इसके चलते इंग्लैंड में भारी मात्रा में पूंजी जमा हो गई थी और अब इंग्लैंड के लोग इस जमा पूंजी को नियोजित करना चाह रहे थे और सोचा जाए कहाँ नियोजित किया जाए ताकि उनका धन भी सुरक्षित रहे और उस पर कुछ लाभांश भी मिलता रहे। उपनिवेशों में नियोजित करने पर दो फायदे थे। एक तो उपनिवेशों में उनके अपने देश की सरकार थी, इसलिए उनका धन सुरक्षित था। दूसरे, उपनिवेशों में मजदूरी सस्ती थी, जिससे लाभांश की दर बढ़ सकता था। इसलिए अंततः तय हुआ कि जो जमा पूंजी है इसे विदेशों में नियोजित किया जाएगा। और इस तरह से कुल मिला के तीसरे चरण में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश पूंजी भारत में नियोजित होगी। सबसे ज्यादा नियोजन जो है वो सरकार के ऋण के रूप में रहेगा, जिसके तहत सरकार को ऋण प्रदान किया जाएगा और सरकार उस ऋण पर कुछ ब्याज सहित उनको वापस करेगी। दूसरा प्रमुख क्षेत्र था रेलवे। रेलवे के साथ ही सिंचाई परियोजनाओं, चाय बागान, रबड़ के बागान, कोयला खनन, जूट उद्योग, जहाज रानी, ट्राम्बे, बैंकिंग, इन्हीं क्षेत्रों में ब्रिटिश पूंजी को नियोजित किया गया। और जैसा कि बताया, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था सार्वजनिक ऋण, जो सरकार के द्वारा लिया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र रेलवे था और भारत में रेलवे का निर्माण लाभ गारंटी योजना के तहत किया गया। और भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटेन के उद्योगों द्वारा निर्मित माल बंदरगाहों से दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना। यह भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था विद्रोह केंद्रों पर सेना को यथाशीघ्र भेजना। सिंचाई परियोजनाओं में भी धन लगाया गया और सिंचाई परियोजनाओं में धन लगाने या कहिए सिंचाई की सुविधाओं में विकास पर इसलिए ध्यान दिया गया कि ताकि यहाँ पे जो लाभपूर्ण या कहिए व्यापारिक दृष्टि से लाभपूर्ण फसलें हैं उनके उत्पाद को बढ़ाया जा सके। और इसके तहत गन्ना में, कपास में, पटसन में,
तिलहन में ये लोग पूंजी लगाए। इसी के साथ देखेंगे कि 57 के विद्रोह के बाद 1858 में विक्टोरिया की घोषणा से कंपनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटेन अंत हो गया, और अब भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के हाथों में आ गया। और अब ब्रिटिश सरकार के सत्ता संभालने से प्रशासन पर होने वाले खर्च के लिए अधिक धन की जरूरत थी, और इसका एक विकल्प था कि राजस्व बढ़ोतरी कर दी जाए। लेकिन राजस्व को बढ़ाया नहीं जा सकता था, कारण भारत की जनता गरीबी के निचले बिंदु तक या कहिए दरिद्रता की स्थिति तक पहुंच चुकी थी, और ऐसे में सरकार ने सिंचाई सुविधाओं की तरफ ध्यान देना आवश्यक समझा। आगे देखेंगे ब्रिटिश पूंजी का नियोजन और भारत में औद्योगिकरण पे नियंत्रण रखना भी जरूरी था, क्योंकि ब्रिटेन भारत में पूंजी तो लगाना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि जो भी कुछ औद्योगिकरण हो वो एक उसके नियंत्रण में रहे, अनियंत्रित ढंग से कहीं ज्यादा औद्योगिक विकास न हो जाए, और साथ ही ये औद्योगिकरण जो हो वो परंपरागत औद्योगिकरण हो, उनमें मशीनरी वगैरह का प्रयोग या तकनीक का प्रयोग बहुत कम हो, बल्कि भारत के सस्ते श्रम का शोषण किया जाए। और इसके लिए जरूरी था, औद्योगिकरण पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी था बैंकिंग व्यवस्था, और इसके लिए फिर औद्योगिकरण पर नियंत्रण रखने के लिए बैंकिंग व्यवस्था लाई गई। और भारत में कुल 4 प्रकार के बैंक अस्तित्व में आए। सबसे टॉप पे था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1935 में स्थापित किया गया था। बैंक निजी स्वामित्व में था, फिर भी मुद्रा जारी करने, मुद्रा विनिमय, सरकारी बैंक व्यवस्था, इन तीनों पर एकाधिकार रखता था। दूसरे स्थान पे था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1920 में की गई। स्वामित्व इसका भी निजी था, लेकिन इसका गठन एक केंद्रीय बैंक के रूप में किया गया और इसे मुद्रा जारी करने और सरकारी बैंक के रूप में काम करने के लिए गठित किया गया था। तीसरे स्थान पर थे एक्सचेंज बैंक। और जो एक्सचेंज बैंक थे, इनके मुख्यालय भारत में ना होके भारत के बाहर होते थे। एक्सचेंज बैंक जो है, इनके मुख्यालय भारत के बाहर होते थे, माने ये पूरी तरह से विदेशी स्वरूप के बैंक थे और आयात निर्यात की पूंजी पर नियंत्रण करते थे। बैंकिंग व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर, मैं चौथे स्थान पर, इंडियन ज्वाइंट
स्टॉक बैंक थे, इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। और इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक ही वो बैंक है जिनमें भारतीय पूंजी लगी हुई थी। इसी के साथ भारतीय पूंजी पर नियंत्रण और औद्योगिक विकास पर प्रभुत्व, भारतीय पूंजी पर नियंत्रण और औद्योगिक विकास पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली को अपनाया गया। मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली को अपनाया गया। मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली को अपनाया गया। और ये मैनेजिंग एजेंसियां जो होती थी, ये व्यापार को प्रेरित करने का काम करती थी, विदेशों में उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराती थी और इनमें व्यापार को प्रोत्साहित करने, उद्योगों को विकसित करने, उन्हें आगे ले जाने की क्षमता भी थी। लेकिन ये जो मैनेजिंग एजेंसियां थी, ये सब औपनिवेशिक सरकार से जुड़ी हुई थी और इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकी। माने भारतीय उद्योग को विकसित कर सकती थी, लेकिन औपनिवेशिक सरकार से घनिष्ठ रूप से जुड़े होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। उपनिवेशवाद के तीसरे चरण में या कहिए अंतिम चरण में विदेशी कंपनियों ने भारत में अपनी उप कंपनियां खोल दी। इनमें से लीबर ब्रदर्स, डनलप, इंपीरियल केमिकल्स, लीबर ब्रदर्स, डनलप, इंपीरियल केमिकल्स आदि थी। 1933 से 1944 के बीच में, 33 से 44 के बीच में विदेशी कंपनियां अपने नाम के साथ इंडिया लिमिटेड लगाकर भारत में अपना पंजीकरण भी करा ली। और भारतीयों को लगता था कि भारतीय कंपनियां, सभी कंपनियों का नाम लग जाए इंडिया लिमिटेड, और इंडिया लिमिटेड लगा करके भारत अपना रजिस्ट्रेशन भी कमा ले। और इन कंपनियों ने बड़े उद्योगों का मुकाबला तो किया ही, साथ ही साबुन, माचिस, सिगरेट, छोटी छोटी वस्तुएं बड़े पैमाने पर उत्पादित करके लघु उद्योगों को निचले स्तरों तक समाप्त कर दिया। उपनिवेशवाद के इस तीसरे चरण में भारत सही अर्थों में ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया और अब भारत ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार और ब्रिटेन को कच्चे माल उपलब्ध कराने वाले उपनिवेश में परिवर्तित हो, बल्कि ये कहिए ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार, ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल और खाद्यान्न और ब्रिटिश पूंजी के विनियोजन के लिए पूरी तरह से दबाया जा चुका था। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एवं समाज के हित में पूरी तरह दबाया जा चुका। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था वहां के सामाजिक हितों के संदर्भ में पूरी तरह दबाया जा चुका था। लेकिन उपनिवेशवाद से केवल नुकसान ही नहीं हुआ, परोक्ष रूप में उपनिवेशवाद से कुछ लाभ भी हुए। जैसे
उपनिवेशवाद का ही परिणाम रहा कि विचारों का सामान्य विकास हुआ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई। समाज में एक शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, शिक्षित वर्ग का उदय हुआ और विचारों के विकास, शिक्षित वर्ग के उदय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना, इन सबके विकसित होने के परिणाम स्वरूप, ये परिणाम स्वरूप जो है अंततः भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और ये सब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के परोक्ष लाभ थे। इसी के साथ देखेंगे कि भारतीय समाज जो है उसमें भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त की और उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित किया। ये भी एक तरह का लाभ है। अगर गांव की आत्मनिर्भरता ना समाप्त होती तो भारत में कभी औद्योगिक विकास होता ही नहीं। आगे देखेंगे ब्रिटेन द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था का जो इस तरह औद्योगिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हुआ वो तो लाभपूर्ण रहा, लेकिन ये रूपांतरण भी पूरी तरह या स्वतंत्र ढंग से न होकर अधूरा और विकृत ही रहा, अधूरा और विकृत रहा। और इस उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप समाज में नए नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ और इस तरह से जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसका प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे पर पड़ा। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियों का कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। नीतियों का कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब देखेंगे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पूंजीवादी व्यापारिक कंपनी थी और इस पूंजीवादी व्यापारिक कंपनी को अपनी विस्तारवादी नीति को जारी रखने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। यही कारण रहा कि व्यापारिक क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने के बाद कंपनी ने अधिक धन प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास किए और जिसका पहला शिकार कृषि हुई। अंग्रेजों के अधिक धन प्राप्त करने की आवश्यकता और इच्छा का पहला शिकार कृषि हुई और कृषि क्षेत्र में पहले परिवर्तन या पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या किए? लगान में बढ़ोतरी। शुरू में पहला परिवर्तन किए लगान में बढ़ोतरी। आप देखेंगे 1765 में इलाहाबाद की संध से
कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और 1765 से लेकर 1772 तक जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक जागीरदार की हैसियत रखती थी और उप दीवानों के माध्यम से अधिक बोली बोलने वालों से राजस्व वसूल करती थी। और देखे रहे होंगे जब 65 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों के एक कलायु ने इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत अंग्रेज भारतीय उप दीवान नियुक्त कर देते थे और उन्हीं दीवानों के माध्यम से राजस्व वसूलते थे और राजस्व वसूली का अधिकार उसे देते थे जो ज्यादा से ज्यादा राजस्व देने का आश्वासन देता था। माने सबसे अधिक बोली बोलने वाले को राजस्व वसूली का अधिकार देते थे। उप दीवानों के माध्यम से अधिक बोली बोलने वाले को अपने जमींदारी अधिकार को हस्तांतरित कर देते थे। मतलब आप क्षेत्र से राजस्व वसूलिए लेकिन इतना हमको चाहिए। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन समाप्त कर दिया। समाप्त करें 72 में, विधिक रूप में समाप्त होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो 72 में यहां पर वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और अब वारेन हेस्टिंग जो है भारतीय कृषि को पूंजीवादी आवश्यकता के अनुरूप बनाने की कोशिश आरंभ की और उसने राजस्व एकत्रित करने और राजस्व अदायगी के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए भूल सुधार का काम आरंभ किया। वह राजस्व वसूली कैसे होगी और राजस्व वसूली का उत्तरदायित्व किस पर होगा, माने कि राजस्व देने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, इस दिशा में प्रयास शुरू किया। मतलब भूल सुधार का काम शुरू किया। अब ये काम शुरू हो इसके लिए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजना जरूरी था। भूमि का स्वामी किसे माना जाए, भाई जिसे मानेंगे उसी को राजस्व देने का उत्तरदायित्व उसी का होगा। पहला था भूमि का स्वामी किसे माना जाए, दूसरा था भूमि की पैदावार में सरकार का कितना हिस्सा हो, माने सरकार कितना राजस्व वसूल करे, तीसरा था राजस्व वसूल करने का अधिकार किसे सौंपा जाए। अब देखेंगे गवर्नर जनरल की जो समिति या कमेटी थी उसमें एक सदस्य था वारबर्न। वारेन हेस्टिंग्स और वारबर्न का मत था कि समस्त भूमि की मालिक सरकार, वह सारी भूमि सरकार की है, अतः वो राजस्व की नीलामी करके कुछ समय के लिए किसी को भी उसका मालिक बना सकती। मतलब जमीन सरकार की है और जो ज्यादा राजस्व देने को तैयार हो उसको कुछ दिन के लिए अधिकार हस्तांतरित कर सकती। गवर्नर जनरल की समिति में एक दूसरा सदस्य था फिलिप। फिलिप का विचार था कि भूमि स्वामियों को भूमि मालिक का दर्जा देकर उन्हीं के साथ राजस्व वसूल किया जाए। तो बारबेल और वारेन हेस्टिंग मान रहे जमीन सरकार की है, इसलिए सरकार किसी को भी जमीन वसूलने के लिए दे सकती है, उस समय के लिए दे सकती है। जैसे दे दी लीजिए 2 साल जमीन आपके पास रहेगी, वो आप इतना राजस्व वसूल कर देंगे।
फिलिप कह रहा नहीं, जमीन जमीन मालिकों की है, मैं जिनके पास है उनकी है, और उन्हीं से राजस्व वसूल किया जाए। अंततः बारबैल और वारेन हेस्टिंग्स का विचार स्वीकार किया गया, मतलब जमीन सरकार की मान ली गई, और वारेन हेस्टिंग ने 72 में पंचवर्षीय बंदोबस्त किया। पंचवर्षीय बंदोबस्त किया। ये सबको क्रमबद्ध व्यवस्थित समझते जाइए, ये सब टॉपिक बड़ी क्लियर होती है। बाकी स्वतंत्रता संग्राम अगर एक क्रम पढ़ते जाए वो क्लियर होता जाए। पंचवर्षीय बंदोबस्त किया कहने का मतलब इसके तहत माल गुजारी वसूलने का अधिकार उसी व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए दे दिया गया जो उसकी सबसे ऊंची बोली लगाता था। परिणाम, जो परंपरागत पुराने जमींदार थे वो सब जमींदारी से वंचित हो गए, मतलब राजस्व वसूलने के अधिकार से वंचित हो गए। और अब देखेंगे कि जो नए जमींदार आए हैं ये जनरली व्यापारिक प्रवृत्ति के हैं, और इनका उद्देश्य यही था कि जमीन से ज्यादा राजस्व वसूला जाए और सरकार को जितना आश्वासन दिया गया उतना दिया जाए, बाकी अपने लिए बचा लिया जाए। और इसका परिणाम क्या हुआ कि नए जमींदारों और काश्तकारों के बीच दरार बढ़ती चली गई और कृषकों की स्थिति दयनीय होती गई, माने कि बद से बदतर होती गई। आगे देखेंगे कि इस तरह से वारेन हेस्टिंग ने जो पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, ये भारतीय कृषि व्यवस्था में के भारतीय ग्रामीण जीवन में पहली चोट थी। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि किसान गरीब होता गया और वो अब कृषि से भागना शुरू कर दिया। ये भी सरकार के लिए हितकर नहीं है, कारण अगर किसान खेती छोड़ देगा तो कृषि उत्पाद नहीं होगा, कृषि उत्पाद नहीं होगा तो राजस्व कहां से मिलेगा। अब आगे 1777 में 5 वर्ष पूरा हो जाएगा। 1777 में क्या किया जाएगा कि पंचवर्षीय की जगह एक वर्षीय बंदोबस्त लागू किया जाएगा। तो 72 में पंचवर्षीय बंदोबस्त, 77 फिर एक वर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया। और अब की बार जनरली परंपरागत जमींदारों को प्राथमिकता दी गई। अब की भी वही रहेगी, जो ज्यादा बोली बोलेगा जमींदारी की उसी को जमींदारी हस्तांतरित होगी, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार हस्तांतरित हो। लेकिन पुराने जमींदारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन राजस्व की दर अधिक होने के कारण रैयत माने कृषकों पर अत्याचार जारी रहा और कुल मिलाकर वारेन हेस्टिंग्स की राजस्व व्यवस्था टोटली असफल सिद्ध हुई। और इसकी राजस्व व्यवस्था अपने पीछे अकाल, उपद्रव और विद्रोहों की एक श्रृंखला छोड़ गई। यानी सबका परिणाम क्या हुआ, अकाल पड़े, उपद्रव और विद्रोह हुए। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। पहले द्वैध शासन, फिर पंचवर्षीय, फिर एक वर्षीय। द्वैध शासन 65 से 72 कलाऊ से जुड़ा। पंचवर्षीय बंदोबस्त 72 से 77
एक वर्षीय बंदोबस्त 77 से आगे, ये वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ा। अब हम लोग देखेंगे भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त या इसी कहेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। इस्तमरारी बंदोबस्त, इंग्लिश कहेंगे परमानेंट सेटलमेंट। 5 साल का बंदोबस्त लागू किया गया था, लेकिन इसके सिवा अकाल आ गया तो मर जाइए, उससे क्या परेशान। हाँ। हाँ बताए, जैसे अकाल पड़ गया, कृषक नहीं दे पाएगा, लेकिन जिसने देने का वादा किया, मैं जो ठेका लिया कितना राजस्व वसूल कर देंगे, उसे उतना देना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा कि कृषक नहीं दे पाया तो उसे जमीन से वंचित कर देगा। अगला कोई जो राजस्व देने को तैयार होगा कहेगा आप इस पर खेती करिए। अब देख रहे हैं स्थायी बंदोबस्त। आगे देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें कोशिश तो बराबर की गई कि भू राजस्व मतलब लगान से जो सरकार को आय हो रही है वो निश्चित हो जाए, लेकिन वो निश्चित नहीं हो पाई थी। और तब लगान के स्थायी बंदोबस्त पर विचार हुआ, और इस उद्देश्य से कि भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर बनाकर भेजा गया। अब देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा ही जा रहा, तुम जाओ कैसे भी राजस्व से मिलने वाली आय निश्चित करो, माने कोई स्थायी बंदोबस्त करो, और भेजा गया। अब कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने जरूरी थे। व्यवस्था किसके साथ की जाए, जमींदार के साथ या किसान के साथ। दूसरा, उत्पादन में राज्य का कितना हिस्सा हो, मतलब राजस्व कितने प्रतिशत लिया जाए। तीसरा, व्यवस्था कुछ वर्षों के लिए लगाया जाए या हमेशा के लिए। तो आप देखेंगे इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए राजस्व बोर्ड के प्रधान, और इस समय राजस्व बोर्ड के प्रधान थे सर जॉन सोर, सर जॉन सोर। और सर जॉन सोर की अध्यक्षता में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक समिति का गठन कर दिया, और इस समिति में जॉन सोर, रिकॉर्ड कीपर जेम्स ग्रांट, और प्लस स्वयं कॉर्नवालिस, राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन सोर, रिकॉर्ड कीपर जेम्स ग्रांट तथा स्वयं कॉर्नवालिस ने भाग लिया। 1789 में इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। रिपोर्ट में जो सर जॉन सोर है, जॉन सोर जो है, इसने जमींदारों को भूमि का स्वामी माना, जबकि इसके विपरीत जो ग्रांट है, मतलब
जेम्स ग्रांट है, इसका मानना था कि सारी भूमि सरकार की है। जानसोर माना जमींदारों की जमीन है, जेम्स ग्रांट माना सारी भूमि सरकार की है। अब जिसकी जमीन मान ली जाएगी उसी के साथ व्यवस्था की जाएगी। अंततः कॉर्नवालिस ने जानसोर के विचार के पक्ष में अपना मत दिया, मतलब जमीन का स्वामी जमींदारों को माना। एक प्रश्न तो समाप्त हुआ कि जमीन का स्वामी कौन है, जमींदार है, और जब जमींदार जमीन का स्वामी है तो ही राजस्व देने के लिए उत्तरदायी। अगला था भूमि में सरकार का कितना हिस्सा हो, मतलब राजस्व की दर क्या हो। इस विषय में जेम्स ग्रांट का विचार था कि मुगल काल में जो अधिकतम सीमा तक राजस्व वसूला गया था, अर्थात 1765 में जिस दिन कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, उस समय तक 65 में जिस क्षेत्र से सरकार को जितना राजस्व मिला था उसी को आधार बनाकर राजस्व का निर्धारण किया जाए। जानसोर का विचार था कि पिछले कुछ वर्षों में जितना राजस्व वसूला गया उसे आधार माना जाए। यहां पर भी जानसोर का विचार स्वीकार किया गया और 2,68,00,000 को आधार बनाकर राजस्व निर्धारण किया गया। तीसरा मामला था कि व्यवस्था कुछ समय के लिए हो या स्थायी हो। इस पर ये दोनों एक मत थे। जानसोर, जेम्स ग्रांट एक मत थे और दोनों का विचार था कि व्यवस्था कुछ समय के लिए किया जाए और वो लगभग 10 वर्ष की होनी चाहिए और 10 वर्ष बाद फिर इसकी समीक्षा करके आगे बढ़ाया जाए। फरवरी 1790 में कॉर्नवालिस ने इसे 10 वर्ष के लिए लागू कर दिया। लेकिन कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के पक्ष में था। उसने इस प्रश्न को डायरेक्टरों के पास भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया डायरेक्टरों के पास, और डायरेक्टरों से सहमत मिलने पर 1793 में इसे स्थायी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में लागू। अब यहां ध्यान देंगे कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस लागू कर रहा है, लेकिन इसके पहले ही कंपनी के कुछ जूनियर ऑफिसर्स स्थायी बंदोबस्त का सुझाव दे चुके थे। सबसे पहले अलेक्जेंडर डाउ या दाऊ, अलेक्जेंडर डाउ या दाऊ ने 1770 में स्थायी बंदोबस्त का विचार दिया था। एक क्वेश्चन यहां से आता है, स्थायी बंदोबस्त का विचार सबसे पहले किसने दिया था? अलेक्जेंडर डाउ ने। अब इसके बाद आगे 1772 में हेनरी पेतलोने ने, 1776 में फिलिप फ्रांसिस ने ये दे दिए थे विचार कि स्थायी बंदोबस्त लागू हो। 1790 में बिहार में टॉमस लॉ
थॉमस लॉ ने बिहार में इसे लागू करने की स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन 1790 में जब कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया 10 वर्ष के लिए, तब इसे विधिक रूप प्राप्त हो गया। विधिक रूप प्राप्त हो गया। यहां तक की स्थिति क्लियर हो गई होगी। और नाम न याद हो या 2 प्रसंग याद हो। स्थायी बंदोबस्त का विचार लागू किसने किया, वो तो सब पढ़े रहते क्लियर। सबसे पहले किसने दिया, अलेक्जेंडर डाउ ने। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त किसने और कहां पे लागू किया, थॉमस लॉ ने बिहार में लागू किया था। आगे देखेंगे स्थायी बंदोबस्त की विशेषता। स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ कि कंपनी की आय निर्धारित हो गई। कंपनी की आय निर्धारित हो गई। दूसरे लाभ क्या हुआ, जमींदारों के रूप में एक वफादार और स्वामी भक्त वर्ग कंपनी को प्राप्त हुआ। जमींदारों के रूप में एक वफादार स्वामी भक्त वर्ग कंपनी को प्राप्त हुआ। तीसरे, सरकारी कर्मचारियों बल्कि के राजस्व कर्मचारियों पर किए जाने वाले खर्च से कंपनी बच गई। यह सब कंपनी को लाभ। एक तो उसकी आय निर्धारित हो गई, दूसरे एक वफादार स्वामी भक्त वर्ग मिल गया जो हमेशा कंपनी के प्रति वफादार बना रहे या अंग्रेजों पर वफादार है। तीसरे, राजस्व कर्मचारियों पे जो खर्च होता उससे कंपनी बच गई। आगे देखेंगे स्थायी बंदोबस्त में कॉर्नवालिस ने सूर्यास्त का नियम बनाया था। पूछा जाता क्या था यह नियम, सूर्यास्त का नियम बनाया था। मतलब राजस्व देने की अंतिम तिथि को सूर्य के अस्त होने के पहले तक अगर जमींदार राजस्व शाही कोष में नहीं जमा करा रहा तो उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी। कहां वसूले वो जाने, लेकिन जो एक लास्ट डेट है उस दिन डूबने के पहले तक, भाई जब तक कार्यालय खुला है जमा करें, अन्यथा उनकी जमींदारी जब्त हो जाएगी। यही सूर्यास्त का नियम था। यही जो है सूर्यास्त का नियम था। अब कंपनी को हानि क्या हुआ, राजस्व की दर निश्चित हो जाने से भविष्य में उत्पादन में जो वृद्धि होगी उसके लाभ से कंपनी वंचित होगी। मतलब जमींदार का निर्धारित हो गया तुम इतना दोगे। अब आगे अगर कृषि उत्पाद बढ़ रहा है या जमींदार और जंगली क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बदल के उत्पादन बढ़ा रहा है तो वो सारा अतिरिक्त लाभ जमींदार को मिलेगा, कंपनी उस अधिकार से वंचित होगी। मतलब समय समय पर राजस्व वृद्धि के अधिकार से कंपनी वंचित हो गई। यह कंपनी को नुकसान। दूसरा नुकसान क्या हुआ, जमींदारों ने राजस्व वसूली के लिए कृषकों पर अत्याचार किए, परिणाम कृषकों के विद्रोह हुए जो कंपनी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं रहा। तो स्थायी बंदोबस्त के लाभ कंपनी को क्या हुए, कंपनी को नुकसान क्या हुआ, इतना क्लियर हो गया हो। तीसरे, इस बंदोबस्त का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंतिम में कूटे तो वही जाएंगे किसान ही। किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, किसान की स्थिति बुरी से बुरी होती चली गई या कहीं बद से बदतर होती गई। और कुछ समय बाद किसानों और जमींदारों के बीच एक बिचौलिए वर्ग के रूप में
जमींदारों और कृषकों के बीच बिचौलिए वर्ग के रूप में लगान वसूली करने वाले आ गए। मतलब जमींदार क्या करता था, उसकी जमींदारी है तो वो किसी बिचौलिए को दे दिया, तुम इतना राजस्व वसूल के हमको दो। अब जो बिचौलिया आ रहा मध्यस्थ, उसकी रुचि केवल राजस्व वसूली में है और इसके अलावा किसी काम में नहीं, क्योंकि जितना वसूल लेगा उतना अतिरिक्त जो वसूलेगा उसका फायदा होगा। और इसलिए ये बिचौलिया जो है ये ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करने का प्रयास करता था और उससे परेशान होकर किसान अंततः जमीन छोड़कर भाग जाता था। अब इस परिस्थिति में फिर एक नया वर्ग आया, साहूकार वर्ग पैदा हो गया। एक वर्ग के रूप में साहूकार वर्ग पैदा हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप गांवों में उधार लेने की प्रथा विकसित हुई और फिर किसान ऋण के बोझ में भी दबता चला गया। सवा सेर गेहूं देखे होंगे तो ऋण के बोझ में भी दबता चला गया। और अब तक किसान केवल जमींदारों के शोषण का शिकार था, अब जमींदार साहूकार दोनों के शोषण का वो शिकार बन गया। लेकिन जिनके लिए लाभ था वो इसकी खूब प्रशंसा करें। आरसी दत्त, आरसी दत्त ये खुदे जमींदार थे, तो जमींदारों के लिए तो बेहतर ही था, वो भूमि के स्वामी हो चुके हैं। और आरसी दत्त ने विचार व्यक्त किया है कि स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए विविध उपायों में से सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण एवं सफल उपाय है। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए विविध उपायों में से सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण और सफल उपाय है। इस तरह का विचार आरसी दत्त ने स्थायी बंदोबस्त के बारे में व्यक्त किया। स्थायी बंदोबस्त के बारे में व्यक्त किया है और यह कथन पूछा जाता है कि सब बुराई कर रहे हैं, ये बड़ाई है कि किसने स्थायी बंदोबस्त के बारे में लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए विविध उपायों में से स्थायी बंदोबस्त सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण और सफल उपाय है। आरसी दत्त। आगे देखेंगे स्थायी बंदोबस्त पूछा जाता कहां कहां लागू हुई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन के अधीन कुल जमीन का कितने प्रतिशत हिस्सा आया, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी भाग, कर्नाटक, बनारस। तो कुल मिला बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, कर्नाटक, बनारस में ये लागू। पूछा जाता कहां कहां लागू थी या कहां नहीं थी, और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन की टोटल जमीन का 19% हिस्सा है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत संपूर्ण ब्रिटिश जमीन का 19% हिस्सा है। और इस व्यवस्था में 89% और 11% की व्यवस्था हो, मतलब संपूर्ण उत्पादन का 89% जमींदार सरकारी खजाने में जमा करे और 11% अपने पास रखेगा। 11% अपने पास रखेगा, 89% जो है क्या नाम है शाही कोष में जमा करेंगे। हो गया, बस स्थायी बंदोबस्त के बारे में इतना है।
अब अगला बंदोबस्त है रैयत बाड़ी बंदोबस्त या रैयत बारी, चाहे बाड़ी कहिए चाहे बारी, रैयत बारी बंदोबस्त। रैयत बारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त में सरकार उस लाभ से वंचित हो गई थी जिसके तहत तो समय समय पर लगान वृद्धि कर सकती थी। माने समय समय पर लगान वृद्धि वाले अधिकार से सरकार वंचित हो गई थी। इसलिए तय हुआ कि आगे जो जमीन सरकार के अधीन आ रही उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिसमें समय समय पर सरकार राजस्व वृद्धि कर सके, और इसी के परिणाम स्वरूप रैयत बारी व्यवस्था विकसित हुई। इसमें भूमि का स्वामी रैयत अर्थात कृषकों को माना गया और राजस्व निर्धारण उन्हीं के साथ किया गया। पहले में जमींदार भूमि के स्वामी थे, जमींदारों के साथ राजस्व व्यवस्था थी। इसमें किसान भूमि स्वामी है और किसानों के साथ यह व्यवस्था की गई। और स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को है और रैयत बारी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो को है। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो को है। तो ये चीज फिर महत्वपूर्ण, रैयत बारी बंदोबस्त किसने लागू किया? कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने। भारत में सबसे पहले 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में मुनरो ने, बल्कि यह कि मुनरो की सहायता से 1792 में मुनरो की सहायता से तमिलनाडु में मद्रास के समीप 12 महल जिले में लागू किया गया। तो पूछा जाता पहली बार सबसे पहले रैयत बारी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1792 में तमिलनाडु में मद्रास के समीप 12 महल जिले में। आगे चलकर मद्रास में कुछ भागों में, बंबई के कुछ भागों में, असम में, बरार में, आगे चल के मद्रास के अलावा बंबई के कुछ भाग में, असम में, बरार में, बर्मा में, कुर्ग में, सिंध में, कर्नाटक के कुछ भाग में इसे लागू किया गया। और बंबई में देखेंगे कि उस समय लागू हुआ था जब एल्फिंस्टन बंबई का गवर्नर था और एल्फिंस्टन के समय में चैपलिन से भूमि सर्वेक्षण कराया गया। इसके बाद बिगनेट की रिपोर्ट आई और फिर सर्वेक्षण वहां पे व्यवस्था लागू की गई। इतना सब न याद हो, बस इतना करिए। इन क्षेत्रों में लागू हुआ। रीड और मुनरो इसे लागू करने वाले। अब आगे देखेंगे, ये भी व्यवस्था असफल रही। जमींदारी व्यवस्था में जहां जमींदारों और कृषकों के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, वहीं रैयत बारी व्यवस्था में साहूकारों और कृषकों के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा हुई।
और राजस्व की हानिकारक दरें जो समय से बढ़ाते रहते थे। कर्मचारियों के द्वारा बलात् वसूली के परिणाम स्वरूप किसान साहूकारों के चंगुल में फंसता चला गया और अंततः किसान अपनी जमीन खो दिया। साहूकारों ने ऋण के एवज में उस पर अधिकार कर लिया और इस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण ब्रिटिश भारत की 51% जमीन है। महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त आगे देखेंगे कि जो पहली दो व्यवस्थाएं लागू की गई थी उनके बारे में सरकार ने सोचा था कि कृषक जमीन में सुधार करेगा और इससे जमीन की जोत वगैरह बढ़ेगी, विकास होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। परिणाम अब सोचा गया जो नए क्षेत्र कंपनी के अधीन आ रहे वहां कुछ इससे अलग व्यवस्था लागू की जाए ताकि वो क्षेत्र उजाड़ ना हो और वहां कृषक कृषि विकास में मन लगाए। यही व्यवस्था पंजाब में संशोधित करके ग्राम व्यवस्था के रूप में लागू की गई। जो महलवाड़ी बंदोबस्त है इसी को पंजाब में संशोधित करके उसे नाम दिया गया ग्राम व्यवस्था। और महलवाड़ी बंदोबस्त में किसी व्यक्ति को या जमींदार को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, बल्कि पूरे ग्राम या उसे कहिए महाल, पूरे ग्राम या महाल को राजस्व की इकाई मानकर पूरे गांव के साथ राजस्व निर्धारण किया जाता था और अपने मुखिया के माध्यम से गांव के लोग अपने गांव का राजस्व जमा करने का उत्तरदायित्व ले लेते थे। और इस व्यवस्था में हर किसान अपने साथी किसानों के और उसके साथी किसान उसके हिस्से का राजस्व जमा करने के लिए उत्तरदायी थे। जैसे मान लीजिए गांव में 100 घर हैं, एक घर किसी कारण नहीं जमा कर पा रहा तो बाकी 99 लोग मिलकर उसका भी हिस्सा देंगे। यही व्यवस्था है, मतलब हर किसान अपने हिस्से और अपने साथी के हिस्से के लिए उत्तरदायी और उसके साथी उसके हिस्से के लिए उत्तरदायी थे। और इतना इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व से कृषकों को बांधा गया। पंजाब में यह व्यवस्था व्यक्तिगत किसानों के साथ की गई, कारण पंजाब में बहुत बड़े बड़े किसान थे, जहां पे इसे ग्राम व्यवस्था नाम दिया गया। ग्राम व्यवस्था नाम दिया गया। सबसे पहले आगरा और अवध में, आगरा पूछा जाता पहले शुरू कहाँ लागू, आगरा और अवध में महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। आगे मध्य भारत, आगरा अवध में पहली बार, आगे मध्य भारत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, राजपूताना में यह व्यवस्था लागू की गई। और मार्टिन बर्ड जिसे उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है, इस व्यवस्था को लागू करने का, मार्टिन बर्ड को जिसे उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है,
को इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय प्राप्त है। और इसके अंतर्गत संपूर्ण ब्रिटिश भारत की 19% उधर, 51% उधर, बचा 30% जमीन आई। अब आगे देखेंगे कि जो महलवाड़ी बंदोबस्त है, इसका विचार सबसे पहले किसने दिया? एक नाम आता है होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी मैकेंजी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी उत्तर भारत में भू व्यवस्था प्रवर्तक कौन है? मार्टिन बर्ड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि महलवाड़ी व्यवस्था का विचार सबसे पहले किसने दिया था? होल्ट मैकेंजी ने। आगे देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार की जो ये व्यवस्थाएं हैं, ब्रिटिश सरकार की जो राजस्व व्यवस्थाएं, माने विविध राजस्व व्यवस्थाएं हैं, इनका कृषक पर प्रभाव, राजस्व व्यवस्थाओं का कृषक पर प्रभाव या समाज पर प्रभाव। और अब इस पर हम लोग चर्चा अगले टर्न पर कल करें। तो 3 व्यवस्था पढ़ चुके, एक जनरल से उसकी जानकारी रखिए। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, और उसके पहले पंचवर्षीय व्यवस्था, 1 वर्षीय व्यवस्था। तो यहां तक हम लोग देख चुके। अब इन व्यवस्थाओं का अंततः परिणाम क्या होगा, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा, उस पर अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर लिया